नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये चौथी प्रमुख वीडियो है। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अ टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू क्लास थर्ड स्टूडेंट इन इंग्लिश, यानी कि कक्षा 3 के बच्चों को एक शिक्षक ने एक कहानी सुनाया। आगे पढ़िए। देन शी आस्क्ड स्टूडेंट टू रीटेल द स्टोरी इन देयर मदर टंग। उसके बाद से उस शिक्षिका ने उन बच्चों को उनकी मदर टंग यानी कि उनकी मातृभाषा में उसी कहानी को फिर से कहने के लिए कहा, यानी बच्चों को फिर से कहानी सुनाने के लिए कहा। यानी बच्चे अब अपनी मातृभाषा में कहानी सुनाएंगे जो टीचर ने सुनाया था। आगे पढ़िए। इन ग्रुप्स यानी कि समूहों में। सी इज प्रमोटिंग यानी कि वह किसे प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले टीचर ने कहानी सुनाया होगा, तो जाहिर सी बात है एक लैंग्वेज में सुनाया होगा, एक भाषा में सुनाया होगा। उसके बाद से प्रत्येक बच्चे को ग्रुप में बांट दिया गया और ग्रुप के बच्चों को बोला गया कि आप अपनी मदर टंग में इस प्रकार जो कहानी सुनाया गया है उसको अपनी मातृभाषा में सुनाइए। तो ये क्या है, देखिए, एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं। हो सकता है कोई उड़ीसा का बालक हो जिसकी मातृभाषा उड़िया हो सकती है। हो सकता है कोई पंजाब का बालक हो जिसकी मातृभाषा पंजाबी हो सकती है। हो सकता है कि कोई साउथ का बालक हो जिसकी भाषा मलयालम या फिर तेलुगु हो सकती है। तो ये क्या है, जब बच्चे अपने मातृभाषा में उस कहानी को सुना रहे होंगे तो सबके मातृभाषा का सम्मान किया जा रहा है शिक्षिका के द्वारा। साथ ही साथ सबको अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये बहुभाषिकता है जिसे एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों संसाधन के तौर पर देखते हैं। बहुभाषिकता को ही अंग्रेजी में मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई, यानी कि एक भाषा में प्रोफिशिएंसी किस प्रकार से बच्चे में विकसित किया जा सकता है। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, भाषा का जो सबसे महत्वपूर्ण कौशल है वो मौखिक रूप से अपने आप को व्यक्त कर पाना, क्योंकि भाषा की जो व्यवहारिक पक्ष है वो कम्युनिकेट करना ही है। भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं, ताकि एक दूसरे से समाज में कम्युनिकेट कर पाएँ, वार्तालाप कर पाएँ, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, अंतःक्रिया कर पाएँ। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। तो अगर आपको किसी से कम्युनिकेट करना है तो वो कम्युनिकेशन स्किल आप में डेवलप करने का सबसे अच्छा विधि क्या होगा, जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा आपको अवसर मिलेगा कम्युनिकेट करने के लिए और रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ करके, यानी कि रटी रटाई चीज़ें नहीं बल्कि स्थिति के अनुसार और वास्तविक जीवन में आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तभी आपके अंदर एक तरीके से जो कम्युनिकेशन स्किल है वो डेवलप होता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर देना है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है, रीडिंग द टेक्स्ट इंडिविजुअली एंड इन कोरस आफ्टर द टीचर, यानी कि जो टेक्स्ट है, जो लेख है, उसको इंडिविजुअली यानी कि अकेले में पढ़ने की बात की जा रही है। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन करना है। तो जाहिर सी बात है कम से कम 2 या 3 या 4 लोग तो होंगे ही होंगे। तो इंडिविजुअली आपको नहीं करना है, अंतःक्रिया आप दूसरे से कर रहे होंगे, इस वजह से ये निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, रिसाइटिंग द पोएम इन कोरस, यानी कि कविता को एक तरीके से लय में पढ़ने की बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कविता को हम लोग पढ़ते हैं, सुर में पढ़ते हैं, लय में पढ़ते हैं, उससे करने की बात की जा रही है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दूसरे से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये भी आपका गलत हो गया। पहला देखिए, कंप्लीटिंग द टारगेट ऑफ लर्निंग 10 न्यू वर्ड्स डेली, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लीजिए अंग्रेजी को ही सीखना है, तो टारगेट लैंग्वेज के प्रत्येक 10 वर्ड को रोज सीखने के बारे में कहा जा रहा है। तो आप सिर्फ नए वर्डों को सीख रहे हैं, आपके अंदर शब्दावली, एक रिच शब्दावली जरूर डेवलप हो रही है, लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उस पर्टिकुलर लैंग्वेज यानी इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक आप उसमें प्रोफिशिएंसी हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पार्टिसिपेटिंग इन रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड लैंग्वेज टास्क, यानी कि जब आप वास्तविक जीवन में लैंग्वेज को यूज करने लगते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो ज़्यादा डेवलप होता है, यानी कि लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट बन पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है द टर्म BICS एंड CALP वर इंट्रोड्यूस बाय, यानी कि ये जो दो टर्म है BICS और CALP ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जिम क्यूमनिस के द्वारा। ऑप्शन 3 सही उत्तर है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए BICS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल और CALP का फुल फॉर्म होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। देखिए जो BICS है दोनों लैंग्वेज के प्रोफिशिएंसी से ही यानी कि लैंग्वेज की कुशलता से ही संबंधित है। एक जो BICS है ये आपका मदर टंग से संबंधित है, क्योंकि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं जो अनौपचारिक तरीके से, जैसे कि अपने माता पिता से, अपने सगे संबंधियों से या फिर अपने समाज के लोगों से, तो आप किस प्रकार से अनौपचारिक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अनौपचारिक तरीका में कौशल को प्राप्त करना ही BICS है, यानी कि बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो ये क्या होता है? ये अनौपचारिक होता है। लेकिन जब आप विद्यालय में किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, टारगेट लैंग्वेज को, और उसमें कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? आप ग्रामर के रूल को पढ़ करके और उसके नियमों के अंतर्गत कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो औपचारिक भाषा का आप प्रयोग कर रहे होते हैं। तो जो औपचारिक भाषा में कौशल है उसको प्राप्त करने का जो कौशल है वो CALP कहा जाता है। यानी कि देखिए कॉग्निटिव का मतलब क्या हो गया? संज्ञानात्मक, यानी आप एक्टिव होकर के उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो ये जो होता है ये औपचारिक होता है, ठीक है, और ये जो होता है BICS ये अनौपचारिक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो हमारी मदर टंग है उसे हम लोग अनौपचारिक तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, तो वो BICS से संबंधित है। और जो टारगेट लैंग्वेज है उसके हम लोग ग्रामर के रूल के अंतर्गत पढ़ते हैं और उसके बाद से औपचारिक तरीके से उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि CALP जो है वो आपका औपचारिक होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रश्न में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि ये दोनों टर्म किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये जिम क्यूमनिस के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि दिए गए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है आपको बताना है। पहला दिया गया है एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ग्रामर, ये तो बात सही है कि प्रत्येक लैंग्वेज का अपना व्याकरण होता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए कहा जा रहा है एवरी लैंग्वेज हैज इट्स स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जो कि गलत स्टेटमेंट है। अगर मैं आपको बताऊं तो सिंधी एक भाषा है जो कि हिंदुस्तान में भी बोली जाती है और पाकिस्तान में भी बोली जाती है। जो हिंदुस्तान में सिंधी भाषा बोली जाती है उसका जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि से प्रेरित है, और जो पाकिस्तान में सिंधी भाषा बोली जाती है वह अरबी लिपि से प्रेरित है, यानी कि इसकी अपनी कोई लिपि नहीं है, ठीक है। जो सिंधी भाषा है इसकी अपना कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और विकल्प क्या कह रहा है कि एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्क्रिप्ट, तो इसका अपना स्क्रिप्ट नहीं है। प्रत्येक लैंग्वेज का अपना खुद का स्क्रिप्ट नहीं होता है, खुद का लिपि नहीं होता है, इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि देखिए एक वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। अब ऑप्शन नंबर 4 में देखिए 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, यानी कि भाषा किससे संबंधित है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है द रिटन फॉर्म ऑफ दैट लैंग्वेज सो डायलेक्ट इज नॉट अ लैंग्वेज, यानी कि जो हम लोग लिखित अभिव्यक्ति करते हैं बोला जा रहा है कि वही भाषा है, ठीक है, लेकिन जो डायलेक्ट यानी जो बोली जाती है, जो मौखिक तौर पर बोली जाती है वो भाषा नहीं है। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाषा के 4 कौशल होते हैं जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आता है, यानी कि उसमें लिखना भी है और बोलना भी है। और विकल्प क्या कह रहा है कि जो बोली जाती है वो भाषा का पार्ट नहीं है, तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए द सिंबल दैट आर नॉट वोकल, वोकल का मतलब मौखिक। अब ये बोला जा रहा है कि वो प्रतीक जो मौखिक रूप से बोले जाते हैं वो भाषा नहीं है। क्या ऐसा है? हम लोग बोलकर भी अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि बोलना भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, कथन जो है, जो हम लोग बोलने का कार्य कर रहे हैं वो भी भाषा का कौशल है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द सिंबल दैट आर नॉट वोकल, तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। आगे देखिए पहला विकल्प सोसाइटी बट नॉट कल्चर, कल्चर का मतलब संस्कृति से संबंधित है। तो ये कहा जा रहा है कि जो भाषा है वो सामाजिक तो होता है लेकिन सांस्कृतिक नहीं होता है, तो ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? अब इसको समझिए। देखिए अगर आप किसी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं तो वहाँ की भाषा उस संस्कृति से पूरी तरीके से प्रभावित होती है। जैसे कि मान लीजिए बिहार राज्य में कोई अभ्यर्थी है तो वहाँ के बच्चे का जो मदर टंग होगा उसमें थोड़ा सा बिहारी टच सुनने में मिलता है,
ठीक है, चाहे वो कितना भी इंग्लिश बोल ले या फिर कितना भी हिंदी बोल ले, कितना भी अच्छा कम्युनिकेट क्यों ना कर ले, उसमें वो टच जरूर देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से हरियाणवी कोई बालक है और जब वो हिंदी बोल रहा है या फिर अंग्रेजी बोल रहा है तो उसमें हरियाणवी टच देखने को मिलता ही मिलता है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि वहाँ की संस्कृति से पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है उसकी लैंग्वेज। और ये क्या कहा पहला विकल्प क्या कह रहा है कि उसकी सोसाइटी यानी समाज से तो प्रभावित होता है लेकिन कल्चर से नहीं, बल्कि वो कल्चर से भी प्रभावित हो रहा है। आपने देखा उदाहरण कि बिहार वाले का अलग कम्युनिकेशन होगा और हरियाणा वाले का अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग थी, दोनों की एक तरीके से सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग है। इस वजह से दोनों के कम्युनिकेशन एक ही भाषा बोलने के बावजूद भी दोनों का टोन अलग सेंस में आता है। ठीक है, तो ये आपका निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, कल्चर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो समाज है उसका संस्कृति, उसके संस्कृति से रिलेटेड है भाषा। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, लर्निंग टू स्पीक इन सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। ये निगेटिव सेंस में पूछा गया, यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो द्वितीय भाषा है, मान लीजिए जो टारगेट लैंग्वेज है अंग्रेजी में बोलना सीखने के लिए इनमें से क्या उसमें शामिल नहीं है। तो हम लोग चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, यानी कि जो सांस्कृतिक रूप से इवेंट्स होते हैं बोलने के संदर्भ में, वाचन के संदर्भ में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो टारगेट लैंग्वेज है, जो सेकंड लैंग्वेज है, उसमें आप कम्युनिकेट करने के लिए अगर आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, मतलब आप उस चीज़ों को सुन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नेचुरल इन्वायरमेंट में आप सीख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इवेंट्स में जब आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो टारगेट लैंग्वेज जब बोला जा रहा होगा तो आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल लैंग्वेज, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो हम लोग टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं वो ग्रामर के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है ये सेकंड लैंग्वेज जो है वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, इट्स प्रोनाउंसिएशन, अब जब आप बोलना सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको तो प्रोनाउंसिएट तो करेंगे ही, शब्दों को उच्चारित तो करेंगे ही, तो ये तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, फर्म बेस ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। फर्म का मतलब होता है दृढ़, बेस मतलब आधारित, ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उस पर दृढ़ता से ये निर्भर करता है। मतलब कि अगर आप अपनी मातृभाषा को नहीं सीखें तो आप अंग्रेजी या कोई टारगेट लैंग्वेज भी नहीं सीख सकते हैं, ये निगेटिव था। देखिए, बच्चे को कोई भी इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो किसी भी लैंग्वेज को बच्चा सीख लेता है, अर्जित कर लेता है व्यवहारिक तौर पर। ठीक है, तो ये कहना कि फर्स्ट लैंग्वेज पर ये दृढ़ता से निर्भर करता है, ये निगेटिव सेंस में है, और चूंकि निगेटिव वाला ही आपसे पूछा गया था इस वजह से ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जरूर है कि जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो थोड़ी हेल्प जरूर करता है सेकंड लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड के अंतर्गत अगर आप टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उसमें आपका मदर टंग में ट्रांसलेट करके थोड़ी बहुत आपको हेल्प दी जा सकती है। लेकिन और भी ऐसे मेथड है जैसे कि डायरेक्ट मेथड हो गया, जिसमें मदर टंग का यूज ही नहीं किया जाता है, आपको वो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि टारगेट लैंग्वेज है। मतलब कि अंग्रेजी का जो माहौल है वो आपको दे दिया जाएगा और उसमें आप बोलना सीख जाएंगे जिस प्रकार से आपने मदर टंग को एक्वायर किया था, अर्जित किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 ये कहना कि ये दृढ़ता से प्रथम भाषा पर आधारित होता है, ये निगेटिव था और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, डिस्प्रेक्सिया इज रिलेटेड टू। देख लीजिए ध्यान से, डिस्लेक्सिया मत समझ लीजिए, ये अलग है, डिस्प्रेक्सिया है। तो जो डिस्प्रेक्सिया होता है वो पुअर मोटर स्किल एंड प्लानिंग से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अ टेक्स्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि मान लीजिए कोई पैराग्राफ है तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, उसमें जो पहला भाग है, आगे देखिए, वन लर्नर रीड्स द हाफ, यानी कि पैराग्राफ का जो आधा भाग है, जो पहला आधा भाग है, उसको एक लर्नर यानी कि एक शिक्षार्थी के द्वारा पढ़ा जाता है। आगे पढ़िए, हर पार्टनर यानी कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो सहपाठी है, यानी कि ग्रुप में बच्चों को बांटा गया है तो 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा जो है वो आधे भाग को पढ़ लिया और जो दूसरा बच्चा है, हर पार्टनर यानी उसका जो पार्टनर है, टेक्स्ट डिक्टेशन यानी कि उसको श्रुत लेख कर रहा है, यानी कि जो बच्चे ने पढ़ा है, आधा पार्ट जो पढ़ा है उसको सुन करके कॉपी में लिख रहा है दूसरा पार्टनर उसका। ठीक है, उसके बाद से देखिए, देन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, यानी इसके बाद से इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया गया, यानी जो दूसरा पहले लिख रहा था अब वो पढ़ेगा और जो पहला पहले पढ़ रहा था अब वो लिखेगा, यानी कि श्रुत लेख करेगा। तो ये पूछा जा रहा है, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहा जाएगा। तो ये देखिए, एक बार जब एक ग्रुप में 2 बच्चे हैं, पहला जब बोल रहा है तो दूसरा लिख रहा है और दूसरा जब बोल रहा है तो पहला लिख रहा है, तो ये क्या है, ये आंशिक श्रुत लेख है, यानी कि एक बार पहला बच्चा लिख रहा है, दूसरी बार दूसरा बच्चा लिख रहा है, ये आंशिक श्रुत लेख है, इसे अंग्रेजी में पार्शियल डिक्टेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल पॉजिटिव था और यही आपका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम डिमांड्स दैट, यानी कि एक बहुभाषी कक्षा निम्न में से क्या डिमांड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक हो सकते हैं, जिसकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है। कोई पंजाबी हो सकता है, कोई उड़िया बोलने वाला हो सकता है, कोई मलयालम बोलने वाला हो सकता है, कोई तेलुगु बोलने वाला हो सकता है। तो कक्षा में सभी की मातृभाषाओं का सम्मान करना ही मल्टीलिंगुअलिज्म है, और सभी की भाषा को एक तरीके से बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसकी मदर टंग में अवसर देना, ये मल्टीलिंगुअलिज्म है। यहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म का कतई भी मतलब ये नहीं होता है कि आप सबकी भाषा को सभी बच्चों को सिखाएं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक पंजाबी बच्चा मलयालम भाषा को भी सीखे, तेलुगु भी सीखे, उड़िया भी सीखे, हिंदी भी सीखे? नहीं पॉसिबल है। और इसी प्रकार से क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि सभी बच्चे को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए? ये भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर मान लीजिए पंजाबी, उड़िया, मलयालम और तेलुगु वाला बच्चा है, तो जब टीचर सबकी मातृभाषा में पढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो तो दिन भर ट्रांसलेट ही करता रह जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली संभव कहाँ है? देखिए, ये जरूर कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 में कि बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जैसे उत्तर प्रदेश का कोई एक जिला है जहां पर बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां के बच्चों का मातृभाषा कॉमन होगा, सबका एक होगा, क्योंकि एक ही जगह, एक ही स्थानीय क्षेत्र से बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यालय जिसमें अलग अलग राज्य से आए हुए बच्चे हैं और सबका मातृभाषा अलग है, कक्षा में 50 बालक हैं और 20 बालक ऐसे हैं जिसका मदर टंग बिल्कुल ही अलग है, सब यूनिक है, तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि सबको उनकी मदर टंग में बताया जाए? प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये जरूर कहा जाता है कि स्थानीय क्षेत्र में जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनकी मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, लेकिन सबके इंडिविजुअली मदर टंग में पढ़ाया जाए, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। दिया गया है, एवरी लर्नर शुड लर्न इन इंग्लिश मीडियम ओनली, यानी कि ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे को केवल अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ना चाहिए। ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना है। अब हो सकता है किसी बच्चे का मातृभाषा अंग्रेजी हो सकता है किसी दूसरे बच्चे की मातृभाषा अंग्रेजी ना हो, तो ये कैसे संभव है कि सभी बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, इसलिए आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, एज मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल शुड बी टॉट टू देम, यानी कि ये कहा जा रहा है जितना संभव हो सके उतना बच्चों को भाषा बतानी चाहिए। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बालक की लैंग्वेज अलग है, मदर टंग अलग है, तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि सबकी भाषा को सभी बच्चों को सिखाया जा सके, तो ये निगेटिव हो गया, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, स्टूडेंट्स शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग ओनली, यानी कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे को सिर्फ उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, ओनली, केवल के सेंस में आया हुआ है, इस वजह से यहां पर निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये जरूर कहती है कि मदर टंग में बच्चे को पढ़ाना है, लेकिन मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे हैं जिसमें से 20 बच्चे अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हैं, तो सबकी भाषा अलग हो सकती है। तो क्या ये प्रैक्टिकली संभव है कि सबको उसकी मदर टंग में ट्रांसलेट करके बताया जाए? संभव नहीं है। इसमें तो पूरा समय ही टीचर का निकल जाएगा, तो ये संभव नहीं था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शुड स्टूडेंट मदर टंग शुड गेट इन प्लेस इन द क्लासरूम, यानी ये कहा जाना कि प्रत्येक बच्चे की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको क्लासरूम में जगह देनी चाहिए। जगह आप कैसे देंगे? जो बच्चा है उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए उसकी मातृभाषा में ही अवसर दिया जाए। इससे बच्चे अपने परिवेश से जुड़ाव महसूस करेंगे और साथ ही साथ उस कक्षा से जुड़ाव महसूस करेंगे, ताकि आप उसको क्योंकि आप उसको अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दे रहे हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म यही कहता है कि प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, ना कि प्रत्येक बच्चे को उस सबकी मातृभाषा सिखाया जाए। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं था, और चूंकि दूसरा विकल्प जो है वो सबको अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दे रहा है, यही मल्टीलिंगुअलिज्म का उदाहरण होता है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल दे ऑफन डैश एंड स्पीक 2 और 3 लैंग्वेजेज, यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब बच्चे प्रायः पहली बार स्कूल आते हैं तो वह 2 भाषाओं को बोलना, स्पीक मीन्स बोलना, और इनमें से क्या सीख करके आते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, 2 भाषा और 3 भाषा की बात की गई है, तो पहला तो ये कंफर्म है कि बच्चे की मदर टंग होगी, यानी कि मातृभाषा होगी, और उसके अलावा 2 टारगेट लैंग्वेज हो सकते हैं, क्योंकि 2 भाषा अगर होगी तो एक मदर टंग और एक टारगेट लैंग्वेज होगा, और अगर 3 लैंग्वेज है तो एक मदर टंग और 2 टारगेट लैंग्वेज हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चा जो है वो मदर टंग में बोलना सीख जाता है और उस मदर टंग को समझना सीख जाता है, यानी कि मदर टंग में कोई आप उससे प्रश्न पूछेंगे तो उस प्रश्न को समझ करके वो उसका उत्तर दे लेता है, यानी कि समझ और बोलने की कौशल उसमें विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों अंग्रेजी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।